गाड़ी A7 भी ट्राई कर रखी है, तो मुझे उसमें भी बैठते मुझे लगा कि नहीं, ये वो चीज़ है ही नहीं है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग के अंदर। तो गाइस आज एक नई वीडियो के साथ हूँ और यहाँ पे देख ही सकते हैं MG हेक्टर खड़ी है। तो MG हेक्टर का ओनर रिव्यू लेंगे। तो ओनर और कोई नहीं, हमारे सरफराज आलम खास दोस्त। तो इनसे हम इसका रिव्यू लेने वाले हैं। पिछले 1 साल से चला रहे हैं, तो देखना कि इनका एक्सपीरियंस क्या है, गाड़ी माइलेज क्या देती है, तो सारी बातें करेंगे चलते चलते। पहले आप ओनर से मिल सकते हैं। ओनर आपको इंट्रोडक्शन देंगे अपनी। मेरा नाम है सरफराज आलम और मैं MG हेक्टर 1 साल से चला रहा हूँ। इसके ढेर सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी जो है इन्होंने ब्लैक कलर में ले रखी है। और गाड़ी एक चीज़ है कि रोड के ऊपर जब आती है तो मतलब एक प्रेजेंस अपनी जो है वो अलग से देती है। बट अब इसके प्रो एंड कॉन्स आपको ओनर ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो गाइस अभी हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। इंटीरियर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मतलब जो तो यहाँ पे एक फीचर गाड़ी आपको बताते हुए कि मतलब गाड़ी का जो टायर पंचर है राइट वाला, तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रही है गाड़ी आपको। तो एक ये प्रो इसका हो गया स्टार्टिंग में खुद से ही। और ये दूसरा वेदर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटीरियर देखो कितना अच्छा है इसका। और ये स्क्रीन जो है यहाँ पे काफी वाइड इसमें दे रखी है। मिस्टर सरफराज बताइए, आपको गाड़ी चलाते हुए कैसा लग रहा है अभी इस टाइम पे? गाड़ी चलाते वक्त मुझे बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही सेफ फील होता है जब भी मैं इससे ड्राइव करता हूँ। अच्छा, तो मतलब कंफर्ट के मामले में आप क्या चीज़ को मतलब पहले प्रायोरिटी भी देते हो? वे कंफर्ट के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट जो मैटर करता है गाड़ी के अंदर, क्या चाहिए कंफर्ट में? कंफर्ट के मामले में इसकी जो सीटिंग पोजीशनिंग है वो बहुत ही बेहतर है। मेरे पास स्विफ्ट भी है और मैंने अलग अलग गाड़ियाँ भी ड्राइव कर रखी हैं, तो मुझे इसकी सीटिंग क्वालिटी बहुत ही हाई क्वालिटी की लगती है। इसकी हैंडलिंग बहुत ही प्यारी है। और जब भी ये रोड पे चलती है स्पेशली ऑन हाईवेज, बहुत बढ़िया इसका मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत इसका इंजन बहुत स्मूथ है। और मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ उसके सॉकेट्स। लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत ही बम्पी हैं, बट आई पर्सनली इंजॉय दैट। अच्छा, तो मतलब आपको बम्पी जो शॉकर्स है वो पसंद है? नो, एक्चुअली वो उतने बम्पी भी नहीं है जितना लोग कंप्लेन करते हैं इसके बारे में कि यार बहुत बम्पी हैं, गाड़ी बम्प कर रही होती है, जंप कर रही होती है। ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ थोड़े से ज़्यादा हैं। रिसर्च तो की होगी अपने गाड़ी के बारे में जब आप ले रहे थे? डेफिनेटली। तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपके ध्यान में रखी और फिर आपको MG हेक्टर ही पसंद आई और बाकी गाड़ियाँ पसंद नहीं आई? एक्चुअली आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि इंजन कैसे होंगे इसके। मुझे एक्चुअली मैं ज़्यादातर बिलीव जो रखता हूँ अपना टेक रिव्यूज़ पे रखता हूँ। अच्छा। तो जब MG मार्केट में पहली बार आई, तो अगर आपको याद हो कि आई थिंक बिफोर कोविड MG वाज इन द मार्केट। सो एट दैट मोमेंट आई हैव सीन मेनी एड्स and I was quite impressed with the technology they are using in this MG Hector. So I went to the MG showroom in Noida and I visited and have seen this car, and I was totally amazed to see the quality of the build quality and all the interior of this car. But at that moment MG got a lot of huge booking at that moment. I was trying to buy at that moment, but I waited for near about 6 to 8 months, but I couldn't get that. But later on I have to take a car, so at that time I just went to Maruti Swift and I buy that, and I bought that at that moment. Okay. And later on, like after 2 years when I got a chance, तो actually मेरी Swift crash हो गई हाईवे पे। So at that moment मुझे लगा कि यार कार एक्सीडेंट तो किसी भी गाड़ी में हो सकता है, बट आई थिंक दैट SUV में चांसेस उसके कम होते हैं, और अगर हम सेफ गाड़ी के साथ होते तो थोड़ा सा ज़्यादा सेफ्टी होती है। तो मैंने उस समय मुझे मेरी गाड़ी को मैंने क्लेम पे दे रखा था स्विफ्ट को, तो करीबन उस गाड़ी को उन्होंने बोला कि 2 से 3 महीने फिक्स करके देंगे, और मुझे गाड़ी की काफ़ी रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने उस समय विजिट करना चालू किया। मैं नोएडा में था एट दैट मोमेंट। सो मैंने थार भी ट्राई की, किया सेल्टॉस भी ट्राई की, इवन
मैंने जीप कंपास को भी देखा हुआ है अंदर से, मतलब ड्राइव नहीं किया बट अंदर से देखा तो मुझे उसका इंटीरियर बिल्कुल नहीं भाया। हाइडर को भी मैंने चला के देखा, वो भी मुझे नहीं पसंद आई। उसके बाद फिर मुझे जब ओवरऑल इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर गाड़ी मुझे इंटीरियर और लुक और फील के बारे में और दूसरी कोई गाड़ी नहीं लगी। अच्छा। अगर पर्टिकुलरली बात करें तो एक्चुअली मुझे बहुत ही, मेरी नाक बहुत सेंसिटिव है चीज़ों को लेके। मैं किसी भी गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे स्मेल बहुत आती है, बट MG की इस पर्टिकुलर मतलब हेक्टर के अंदर जब भी मैंने पहली बार जब गया था ट्रायल लेने, जब मैं इसके अंदर बैठा तो मुझे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी, जो मटेरियल है, जो फैब्रिक है, जो भी इसकी प्लास्टिक यूज़ की गई है, आई थिंक दे आर यूजिंग द सुपीरियर क्वालिटी अमंग अदर कार्स। सो जब मैं इसके अंदर बैठा तो मुझे एक बहुत ही बढ़िया सा एहसास हुआ। अच्छा, तो ये आपको कितने प्राइस पॉइंट पे पड़ी है गाड़ी? एक्चुअली जब मैंने इसे खरीदा था तो ये एक्चुअली DCT टॉप वेरिएंट है पेट्रोल में। और मैंने इसमें सारी एक्सेसरीज वगैरह लगवा ली थी ऑलमोस्ट सारी। तो ये मुझे ऑन रोड आते आते पड़ गई थी 22 लाख रुपीज़ की। ओके। इसी प्राइस पॉइंट पे आपने महिंद्रा को भी देखा होगा? या महिंद्रा को मैंने देखा था एक्चुअली, मैं से ले लिया तो मेरे एक फ्रेंड है, उसके साथ मैं गया था महिंद्रा के शोरूम, उसको खरीदनी थी XUV 300। तो मैंने XUV 700 के एड्स बहुत देख रखे थे एंड आई वाज क्वाइट अमेज। मतलब मैं उस पॉइंट तक थोड़ा सा रिग्रेट भी कर रहा था कि यार मुझे शायद वो लेनी चाहिए थी। बट जब मैंने एक्चुअली में महिंद्रा 700 को देखा मैंने वहाँ पे, तो आई हैड द सेम फीलिंग कि यार नहीं, ये वो चीज़ नहीं जो मुझे चाहिए थी, तो मुझे वो पसंद नहीं आई ओवरऑल। Okay, तो उसमें मतलब क्या चीज़ आपको ज़्यादा ऑकवर्ड लगा या कुछ ऐसे? ऑकवर्ड मींस they tried to give the new technologies, they adopted to new things, but the problem is that कि उनकी जो बिल्ड क्वालिटी, मुझे अंदर केबिन मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि केबिन इसका बहुत बढ़िया होना चाहिए। जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ तो आज आपको बढ़िया फील होना चाहिए डेफिनेटली। अगर आप 20 लाख रुपीज़ खर्चा कर रहे हो कहीं पे, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर डिजर्व करते हो कि आप कहाँ बैठे हुए हो। हाँ, ये चीज़ तो है कि गाड़ी का जो इंटीरियर है वो काफ़ी अच्छा है। और अब चलो परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं। गाड़ी की परफॉर्मेंस जो आप एक तरह से आप कंफर्ट भी कह रहे थे कि हाईवे के ऊपर आपको कंफर्ट जो है ज़्यादा चाहिए, तो आपको अगर हाईवे आप कितनी मैक्सिमम स्पीड कितनी ड्राइव की है आपने? मैक्सिमम इसको मैंने ड्राइव किया है 140 तक की। 140 तक? हाँ, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी मिल जाती है? जबरदस्त स्टेबिलिटी, कोई बॉडी रोल कुछ ऐसा? कोई इशू नहीं है। 140 पे जब मैं चलाता हूँ तो मुझे अगर इसका क्या बोलते हैं हाई स्पीड वार्निंग सिग्नल ना हो तो आई एम नॉट श्योर दैट मैं बता पाऊंगा कि 140 पे चल रहा हूँ। इतनी स्टेबल और इतनी स्मूथ चलती है ये। ओके, तो इसमें ब्रेकिंग का, जैसे ब्रेक्स वगैरह? ब्रेकिंग बहुत एडवांस है इसकी, बहुत बढ़िया है। मतलब ब्रेकिंग में कभी कोई इशू फील हुआ? नहीं, कभी नहीं। कभी इसको लेकर के आप किसी हिली एरिया में गए हो? नहीं, पर्टिकुलरली मैं इससे ज़्यादा दूर तक नहीं गया। मैं जब भी गया हूँ मैदानों में ही गया हूँ इसे लेके। अच्छा, तो कभी परफॉर्मेंस लैग या कुछ ऐसा फील हुआ पावर का? ऐसा मुझे कभी नहीं फील हुआ, क्योंकि कुछ एक की इसमें कंप्लेंट आई कि पावर जो है वो इसमें कम है गाड़ी के अंदर, तो ऐसा कभी फील किया? नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि या तो मैं उतना पावर ड्राइवर नहीं हूँ जिसको बहुत ही हाई पावर चाहिए होगी या फिर दे डू सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट, बट मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे इसको और पावर चाहिए या फिर और मैं इसे चलाना चाहता हूँ किसी और तरीके से। मतलब ओवरऑल जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है पावर की वो इस गाड़ी में पर्टिकुलरली मिल रही है, उसका मुझे कोई इशू नहीं है। ओके। तो अगर इसमें हम माइलेज की बात पे आते हैं तो माइलेज तो वैसे इस गाड़ी की कम है? एक्चुअली माइलेज इसका बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब इसे कम नहीं बोलूँगा मैं, बहुत ही ज़्यादा कम है। यूजुअली जब मैं इसको लिया था इन द फर्स्ट 3 to 4 months, इसका एवरेज 6.7 के अराउंड ही रह रहा था। ठीक है, एट दैट मोमेंट आई वाज ड्राइविंग इट वेरी I had to use the sporty feature of this one. I was not using the clutch gradually. Accelerator gradually, but every time I just hit again. So it has dropped all the mileage of my car. But later on when I studied about it, so I started using that, and usually right now these days I can usually get 8 to 9. तो सरफराज भाई, इसमें पेट्रोल और डीजल 2 वेरिएंट आते हैं, तो आपने पेट्रोल क्यों चूज किया? यूजुअली पेट्रोल और डीजल के बारे में जितनी भी स्टडी की मैंने, ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि यार डीजल की सर्विस कॉस्ट ज़्यादा आती है और थोड़ा सा इंजन हैवी होता है और ढेर सारे ऐसे लोगों ने बताया। तो मुझे क्लियर नहीं था कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, बट मेरा एक ही गोल क्लियर था कि मैं एक
मैं लेना चाह रहा हूँ कि मुझे एक ऑटोमेटिक चाहिए। अगर वो ऑटोमेटिक डीजल में भी होती तो डेफिनेटली मैं डीजल के साथ चला जाता, ठीक है ना। बट डीजल के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जितनी भी गाड़ियाँ इस प्राइस रेंज में है, क्रेटा को छोड़ के कोई भी ऑटोमेटिक नहीं बना रहा है, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया उस समय, ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा डीजल में बात करें, एक बार अगर मैं स्विच करता हूँ डीजल में, मतलब एक बार मैंने कंसीडर किया कि व्हाई शुड आई बाय द डीजल पार्ट एट दैट मोमेंट। तो जब मैंने डीजल का लेआउट देखा है इंटरनल, तो ये वाला एरिया मुझे बहुत ही थोड़ा सा डमी और आउटडेटेड सा लगा। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा, मैंने पहले ही बता रखा है कि मुझे थोड़ा केबिन थोड़ा सा लग्जरी सा चाहिए होता है कि हाँ जहाँ बैठा हूँ तो थोड़ा फील होना चाहिए। तो उसका मैंने थोड़ा सा इस वाले पोर्शन को अगर आप देखेंगे प्रॉपरली, तो वो डीजल वाले कार का थोड़ा सा बहुत ही नॉर्मल एक ट्रेडिशनल गाड़ियों की तरह हो जाता है। तो और इसमें स्पेशली इसमें ऑटोमेटिक भी अवेलेबल नहीं था, सो आई अडॉप्ट दैट प्लान। ओके, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे MG हेक्टर तो अभी हाल ही फिलहाल में जो है इंडिया में अपना जो नेटवर्क बनाने की कोशिश की है, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि जैसे मारुति हो गई या Hyundai हो गई या टोयोटा हो गई, तो इनके जो नेटवर्क पहले से बने हुए हैं, तो सर्विस के मामले में जो काफ़ी ये इजी टू क्या ग्रैब है कि मतलब कहीं भी आपको इजी सर्विस मिल सकती है, और इन फ्यूचर क्या पता MG यहाँ पे अपने जो है एक नेटवर्क ना बना पाए, तो उसके इसमें आपने कैसे डिसीजन लिए कि भाई आपको MG के साथ जाना चाहिए या क्या है? और कुछ स्पेयर पार्ट का भी कभी कभी इशू रहता है। ओके, सो ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतर है। मैंने एक्चुअली कई लोगों से बात की, मतलब कई लोगों ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की। मेरे एक फ्रेंड है सुमित, जो कि फतेहपुर के निवासी हैं, उनसे मेरी बात चल रही थी। एक्चुअली उन्होंने ले रखी है टाटा सफारी, तो हमारी आपस में कंपैरिजन चल रही थी कि आपकी गाड़ी कैसी, मेरी गाड़ी कैसी। सो जब हमारी बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि यार मुझे भी ये गाड़ी बहुत पसंद थी, बट मैंने सोचा कि ये चाइनीज़ कंपनी है और इन केस वॉर हो जाती है इंडिया और चाइना के बीच में, तो पार्ट सप्लाई हो सकता है, बंद हो सकते हैं। तो आई थिंक मिस्टर सुमित बहुत ही विजनरी पर्सन है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बहुत आगे तक सोच लेते हैं, बट मैं इतना ज़्यादा लंबा सोच नहीं पाता हूँ चीज़ों को लेकर, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी अगर इंडिया में आ रही है, तो आई थिंक पार्ट्स वगैरह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए वो सर्वाइव करेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि जब भी कोई कंपनी मार्केट में आती है तो वो 1-2 साल के लिए नहीं आती है, ठीक है ना। कोई भी है, आपने जितनी भी कंपनी सर्वलेट जा चुकी है, फ्लोपोर्ट जा चुकी है, इवन आप देखेंगे तो ये लोग एटलीस्ट 5 से 10 साल पहले ही आए थे, ठीक है ना, मतलब मोर देन 5 ईयर्स। तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं कि मैं इसे 20 साल तक चलाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो हो सकता है मैं इसे 2 साल में ही बेच के अगली कोई खड़ी ले लूँ या 3 साल में बेच के ले लूँ, तो मुझे उसके साथ वैसा कोई पंगा नहीं था। हाँ, आप जैसे बात कर रहे हैं कि सर्विसिंग के बारे में, ब्रेकडाउन के बारे में, सर्विसिंग के बारे में बता देता हूँ। सर्विसिंग में जब भी मैं गया तो मुझे फुल सेटिस्फेक्शन, मतलब मैं और जगह पे गाड़ियों को सर्विस करवाने गया हूँ, बट MG बहुत ही ज़्यादा केयर करती है अपने कस्टमर्स का, मतलब आपको फीडबैक प्रॉपर देते हैं कि क्या इशू आ रहे हैं। इवन मैंने एक बार कंप्लेन किया कि मेरे ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनका पर्टिकुलर इंजीनियर को पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट देके बोला कि वो ड्राइव करेंगे आपके साथ, आप कंप्लेन कीजिए, बताइए, तो वो सारा स्टार्ट आपके व्हीकल को डायग्नोज करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं। तो उन्होंने किया, तो ऐसा कुछ निकला नहीं, दैट वाज माय प्रॉब्लम। सो आई थिंक दैट इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा MG की अप्रॉक्सीमेट नियर अबाउट 5000 प्लस गाड़ीज मार्केट में ये कार्स अवेलेबल हैं एक्टर्स मार्केट में। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी मतलब इतनी बड़ी नंबर की गाड़ियों को छोड़ के इंडिया छोड़ के वापस जाएंगे, और अगर जाते भी तो डेफिनेटली हमारे इंडियन ब्रांड्स या अदर ब्रांड्स अवेलेबल हैं एक्वायर करने के लिए, जो हमारे सामने सर्विस दे पाएंगे, जैसे कि फोर्ड इंडिया वगैरह को सर्विस दूसरे ब्रांड्स दे रहे हैं। तो आई थिंक वो कोई बड़ा इशू। तो आपने मतलब शॉर्ट टर्म गोल के लिए ली हुई है? हाँ, शॉर्ट टर्म गोल के लिए ये, मतलब मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ, बट मेरा अभी कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि इस जो फील मुझे ऐसा आता है, मैंने ऑडी A7 भी ट्राई कर रखी है, तो मुझे उसमें भी बैठते मुझे लगा कि नहीं, ये वो चीज़ है ही नहीं। तो अगर आपको कभी टाइम लगे तो आप भी कभी जाके ट्राई कीजिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि MG क्या दे रही है और दूसरे ब्रांड्स क्या दे रहे हैं सेम प्राइस में। अगर आप इंजन आपके लिए आपको परफॉर्मेंस मायने रखते हैं तो आई डोंट नो, बट आई थिंक अगर आपको लुक और फील चाहिए तो MG इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आई थिंक। ओके, तो ये जब आप इनके जैसे आपने रखा कि शॉर्ट टर्म है, तो कभी आप इसको सेल करोगे तो इसकी रीसेल वैल्यू तो वैसे ही कम रहेगी?
इसकी माइलेज के कारण? डेफिनेटली रहेगी। तो उतना लॉस बियर करने के लिए आप तैयार हो? डेफिनेटली, दैट्स नॉट अ बिग डील। एक्चुअली बहुत ही सरप्राइज होगा आपको जान के कि मैंने एक साल में करीबन 3 लाख का इसमें मैंने फ्यूल डाला लिया अभी तक, बट ठीक है। ओके, तो कंफर्ट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में? आई फील वंडरफुल, मतलब जब मैं इसे ड्राइव करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, ऐसा फील आता है मुझे। ओके, तो आप क्या सजेस्ट करो, क्योंकि ऑडियंस 2 तरह की होती है, एक तो फुल लग्जरी लाइफ जिनको कोई पेट्रोल से कोई दिक्कत नहीं है, शौक पूरे करने हैं, और एक तरह की ऑडियंस ये होती है कि भाई उनको गाड़ी चाहिए जो माइलेज भी दे, जो क्लासिक एक इंटीरियर भी अच्छा हो, एक्सटीरियर भी अच्छा हो, रोड प्रेजेंस भी अच्छा हो। तो उनको आप सजेस्ट करते हो ये गाड़ी की नहीं करते हो? किसको सजेस्ट करते हो आप? आई थिंक आपकी ऑडियंस काफ़ी स्मार्ट है, मेरे सवालों के जवाबों से वो डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। और एवरी पर्सन का प्रोस्पेक्ट डिफरेंट होता है चीज़ों को लेके। किसी को माइलेज चाहिए, किसी को खूबसूरती भी चाहिए और एवरेज भी चाहिए। तो आई थिंक जो भी पब्लिक है, जो भी विजिटर हैं आपके जो देख रहे हैं, वो स्मार्ट इनफ है ये डिसीजन बनाने के लिए। तो मैं इसको ऐसा पर्टिकुलरली किसी खास सेगमेंट को रिकमेंड नहीं करता। इट्स अप टू यू, अगर आपको पसंद आ रही है, आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, टेक अनदर वन। अच्छा, तो जैसे आप सर्विस वगैरह कराने जाते हैं गाड़ी की, तो सर्विस कॉस्ट वगैरह कितनी आपको इसमें पड़ती है? अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज़। 2000 में आपकी सारी सर्विस वगैरह हो जाती है? Exactly. तो अभी तो आपकी फ्री सर्विस ही चल रही होंगी? फ्री सर्विस। कितने किलोमीटर आप ड्राइव कर चुके हो इसे? इट्स 24,000 समथिंग, 262 किलोमीटर। और एमजी की पर्टिकुलरली मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो एमजी की ब्रेकडाउन टीम है ना, दे आर वेरी एडवांस। दे आर वेरी एडवांस। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, जैसे मैं स्विफ्ट चला रहा होता तो आई वाज वरीड कि अगर कुछ हो जाता है, गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है, तो व्हाट विल हैपन, किसको कॉल करूंगा, कौन आएगा मुझे पिकअप करने। बट मैं एमजी में जब होता हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि एमजी की जब तक ये 5 ईयर की वारंटी है इस पे कि आप 5 ईयर की ऑन रोड क्या बोलते हैं, ऑन रोड असिस्टेंट अवेलेबल। नहीं तो जैसे बाकी गाड़ियां हैं, मेरे पास Hyundai है, कोई भी किसी के पास भी जो भी गाड़ी है, तो सबकी सर्विस कुछ ऐसी रहती है। नहीं, एक्चुअली मैंने इसको यूज भी किया है, मैंने इसको यूज भी किया है। एक बार हुआ क्या कि मेरी गाड़ी में अंदर पता नहीं कैसे चूहे पहुंच गए अंदर, उन्होंने एक तो वायर काट दी, तो मेरी गाड़ी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी, कि ऐसे होता ना कि वाइब्रेट करके चल रही थी। तो मैंने कॉल किया तो 2 घंटे के अंदर वो लोग आए, इसको टोचिंग किया, ले गए और सर्विस करा के मतलब ठीक करके वापस देख के चले गए मेरे को अगले दिन। तो मुझे वो बहुत पसंद आया कि मुझे बस टाइम भी उतना नहीं था और वो लोग बराबर लेके चले गए। दैट्स गुड थिंग। ठीक है। कॉन्स में बस इतने से है कि सारा कुछ इसका कंप्यूटराइज है, ज़्यादा गाड़ी सेंसर्स पे काम करती है। तो अगर कोई इशू हो जाते हैं तो आपको सीधे एमजी के पास ही जाना पड़ेगा, नॉर्मल आपको आसपास के लोग फिगर आउट करके नहीं दे पाएंगे। और हाँ, इसका जो मेन कॉन्स है, अगर इसका माइलेज अच्छा होता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस सेगमेंट की वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कार हो सकती थी। अच्छा, तो पावर से आप फुली सेटिस्फाइड हो कि पावर है एनफ गाड़ी के अंदर इतनी? ओके, तो गाइस कैसी लगी आपको ये मेरी ये वीडियो? एक नई चीज़ और नया एक शुरुआत हमारे चैनल पे हो रही है कि हम किसी ओनर का जाकर के हम उसका रिव्यू ले रहे हैं गाड़ी के लिए, जिससे आपकी हेल्प हो जाए। तो अगर गाइस कोई लेना चाहता है नई गाड़ी, तो सेकंड हैंड कार देख रहा है या फर्स्ट हैंड भी ले रहा है, तो उसको एक तरह से आइडिया मिल जाएगा उस गाड़ी का भी क्या है क्या नहीं है। वो सब बेकार होता है ना, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चले रहते हैं, तो वो चीज़ें आपको इससे क्लियर होती जाएंगी। तो एक अच्छा लगा मुझे कि हाँ ये चीज़ हम करने लगे हैं आपके लिए, और आपका सपोर्ट रहा तो ज़रूर एक अच्छे लेवल पे हम इस चीज़ को करेंगे। और इस बार कुछ वीडियो में कमियां रही हैं, उस चीज़ के लिए सॉरी, बट अगली वीडियो में हम उस चीज़ को इम्प्रूव ज़रूर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।